राम राम। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो वोडाफोन आइडिया का एक एफपीओ अनाउंस हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस एफपीओ के अंदर में हमें अप्लाई करना कितना सही रहेगा, कंपनी के फेवर में कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं और कंपनी के फेवर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, उनकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कंपनी का प्राइस फ्यूचर में कहाँ जा सकता है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी कंपनी ने एफपीओ अनाउंस किया जो कि ओपन होगा 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में। अब एफपीओ होता क्या है, ये एक एग्जैक्टली आईपीओ ही होता है, बस एफपीओ इसलिए नाम है फॉलो अप ऑफर, पब्लिक ऑफर। फॉलो अप का मतलब कि जो कंपनियां ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर वो और शेयर्स मार्केट में देके और पैसा उठाना चाहें तो फिर वो एफपीओ लेके आती हैं। बट इसका ये एक प्रोसीजर एक अलग है जिसको हम बोलते हैं राइट इश्यू जारी करना। वो कंपनियां भी वही काम करती हैं जो कंपनियां ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर उनको और पैसा उठाना पड़ता है तो वो राइट इशू जारी कर सकती हैं। तो एफपीओ में और राइट इशू में फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है, राइट इशू में पहले जो जो पैसे जो और उठाने की कोशिश करते हैं वो उन्हीं लोगों से उठाने की कोशिश की जाती है जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं। एफपीओ के अंदर में किसी से भी पैसे उठाए जा सकते हैं, राइट। ये थोड़ा सा फर्क है। और दूसरी चीज, एफपीओ के अंदर में भी और राइट इशू के अंदर में दोनों में ही जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उससे कम के प्राइस में पैसे उठाए जाते हैं ताकि लोग अप्लाई करें एफपीओ के अंदर में और पैसा दें कंपनी को, राइट। बस फर्क कितना है, एफपीओ के अंदर में किसी से भी पैसे उठाए जा सकते हैं और राइट इशू के अंदर में सिर्फ शेयर होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर है उनसे उठाए जा सकते हैं। ये तो सारे थोड़ा नॉलेज का बात। नेक्स्ट अगर चलते हैं, कंपनी का आज के दिन प्राइस बैंड क्या कंपनी ने रखा है, तो 11 रुपए के ऊपर में कंपनी जो है कट ऑफ प्राइस कंपनी ने रखा है, तो 11 रुपए के हिसाब से पैसा उठा रही है। 18,000 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए, जिसके बदले कंपनी 1636 करोड़ रुपए लगभग के आसपास इतने शेयर्स और जारी करने वाले, 1636 करोड़ शेयर्स और जारी करेगी। ऑलरेडी कंपनी के मार्केट के अंदर में अच्छे खासे शेयर्स हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में 4867 शेयर्स ऑलरेडी हैं। 4867 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है। सो ये ऐड ऑन हो जाएंगे तो ये लगभग जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा 6500 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, 6500 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है क्योंकि पब्लिक के पास में मोस्ट ऑफ द जो शेयर्स हैं ये पब्लिक के पास में होंगे, तो पब्लिक के पास में जब बहुत ज़्यादा शेयर्स हो जाते हैं तो स्टॉक बहुत भारी हो जाता है, और स्टॉक जब बहुत भारी हो जाता है तो उसका जो उतार चढ़ाव होता है वो मतलब एक लिमिट हो जाता है। और यूजुअली क्या होता है, पब्लिक के पास में जो शेयर्स होते हैं पब्लिक थोड़ा सा ऊपर जाते ही बेचना चालू कर देती है, राइट। तो कंपनी भारी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ऊपर जाना उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंपनी की और डिटेल्स क्या कंपनी ने दी है कि वैसे क्यों उठाना चाह रही है। सो एफपीओ जैसे हम जानते हैं एफपीओ और आईपीओ सेम सी चीज़ है, बस फॉलो अप ऑफर है। सो ये कंपनी उठाना क्यों चाह रही है पैसे, तो इसका कंपनी बोल रही है कि हमको ऑलरेडी जो 4G साइट्स है, मतलब हमें जो 4G नेटवर्क है हमारी वोडाफोन का, उसको और फैलाने के लिए हमें सेटिंग अप न्यू साइट्स, उसको और फैलाने के लिए पैसों की जरूरत है, उसकी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, राइट। उसी के साथ में एक्सपेंडिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग 4G साइट्स, जो ऑलरेडी 4G साइट्स जहाँ पे चल रही हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमें, तो इक्विपमेंट्स उसके लिए भी जरूरी है। और ऑलरेडी हमारे पास में 5G का जो साइट्स हैं वो उसको भी 5G की साइट्स भी बनानी है हमें। ये ऑलरेडी 4G पे तो काम कर ही रही है, उसको तो एक्सपेंड करना ही करना है, 5G को भी काम करना है। सो ये जो पैसे उठा रही है ये एड ऑन मतलब एक्स्ट्रा और खर्चा करने के लिए ये पैसे उठा रही है। साथ में ही जो स्पेक्ट्रम, जो कि 5G का स्पेक्ट्रम कंपनी ने खरीदा है, वो स्पेक्ट्रम के पैसे देने के लिए और जीएसटी का भुगतान करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत है। तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास तो यहाँ खर्च होंगे जीएसटी और डीओटी के अंदर में, और बाकी पैसे जो हैं यहाँ पर खर्च होने वाले हैं। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब नॉर्मल जो बेसिक कंपनी के अंदर में खर्चा चलता रहता है उसके अंदर में खर्च होने वाले हैं। सो मेन काम ये दो ही हैं जिसके लिए पैसा उठा रही है कंपनी। सो यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ये बोल रही है पहले जो हमारे पर ऑलरेडी जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए हम यहाँ पे पैसा नहीं उठा रही हूँ, और ऑलरेडी जो कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं उठाया जा रहा है। सो यहाँ पर सहूलियत नहीं मिल रही है। अब कंपनी बिजनेस को बढ़ा रही है, सो बिजनेस तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे चल ही रहा है अपने हिसाब से, बट कंपनी नेगेटिव में ही जाती जा रही है। अब कंपनी के फेवर में कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। सो कंपनी के फेवर में तो कंपनी जो एक्सपेंड करेगी अपने आप को, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ सकता है। बट द थिंग इज कि कंपनी का क्या इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर में मामले में एक तो एयरटेल है उनके सामने, साथ में ही एक जियो उनके सामने है, और थर्ड नंबर पे अभी स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है उसको भी अप्रूवल फेज में चल रहा है। सो अगर वो भी आ जाएगी तो कंपनी के लिए एक कंपटीशन और खड़ा हो जाएगा, और थोड़े मोड़े लेवल के ऊपर में बीएसएनएल भी कंपटीशन दे ही रहा है क्योंकि वो सरकारी कंपनी है तो उनके पास पैसों की तो कमी है नहीं।
तो ये बड़े कंपटीशन है, तो कंपनी अगर ये एक्सपेंड कर भी लेगी तो भी ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है फर्क पड़ता हुआ। नेक्स्ट, अगर फर्क पड़ता हुआ दिख भी जाएगा तो ऑलरेडी आज के दिन कंपनी की जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है, बहुत खस्ता हालत कंपनी की हो रखी है। क्योंकि कंपनी, अगर हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं यहाँ पे, तो कंपनी की बैलेंस शीट में 1,39 करोड़ तो रिजर्व में पड़े, मतलब इतना तो नेगेटिव में पड़ा है। मतलब कंपनी के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर इतना तो लोन कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा है जिनका कंपनी भुगतान पे कर रही है। बोरोइंग्स कंपनी ऑलरेडी 2,40,000 का कंपनी ने कर्जा उठा रखा है, जो कि हर साल बढ़ाती ही जा रही है, चुकाना तो छोड़ो बढ़ाती ही जा रही है। नेक्स्ट, अगर कंपनी के P&L स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो कंपनी ने सालाना TTM बेसिस के ऊपर 17,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, बट सारा का सारा कर्जे का ब्याज चुकाने में चला गया। ब्याज चुकाने के बाद में भी बचा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव में चला गया। और डेप्रिसिएशन जो ऑलरेडी कंपनी और एक्सपेंड करने के लिए खर्चा कर रही है, उस खर्चे का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंपनी को पे करना पड़ रहा है। सो कंपनी हर साल लगभग 29 से 30,000 करोड़ रुपए नेगेटिव में जा रही है पिछले 4-5 साल से। 2020 में तो गई थी 73,000 करोड़ माइनस में, मतलब कंपनी ने लॉस बुक किया था, और बाद में 44,000 करोड़, अब 28,000 करोड़, अब वापस बढ़ते क्रम में ही ऊपर की तरफ में जा रहा है। सो ये कंपनी की एक हालत दिखा रहा है। तो नए एक्सपेंशन बेनिफिट इतना कुछ ज़्यादा देते हुए दिख नहीं रहे हैं, और जो ऑलरेडी कंपनी के नीचे की तरफ में डुबाते जा रहे हैं, तो कंपनी एक गरद में जा रही है, मतलब डूबती हुई जा रही है। अब इसको सिर्फ एक ही चीज़ का सपोर्ट है कि कंपटीशन ये जो CCI है इसका सपोर्ट है कि कंपनी, ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का इस कंपनी को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाएगा मार्केट में। सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचेंगे, डुओपोली जिसको हम बोलते हैं, एयरटेल और जियो। और BSNL की तो इतनी कुछ आजकल वैल्यू भी बची नहीं है, क्योंकि मार्केट में उसका नेटवर्क आता भी कहाँ है, ये समझ में नहीं आता। मतलब BSNL का तो हालत ये है कि छत के ऊपर में टावर है और घर के अंदर में नेटवर्क नहीं आता, ये हालत है। सो उनके तो क्या ही बात करें। सो उसको कंपटीशन में रखा भी नहीं जाता है, उसको कंपटीशन में रखता भी नहीं है कोई, राइट। तो डुओपोली ना हो जाए इसलिए गवर्नमेंट ने इसको जिंदा रखा, वरना अब तक की कब की मर चुकी होती है कंपनी तो। नेक्स्ट, अगर देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो है अपनी शेयर होल्डिंग्स बेचते ही जा रहे हैं, मतलब गायब होती ही जा रही है। पहले प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है दिन ब दिन आप देख पाएंगे यहाँ पे घटती ही जा रही है। तो इसको कौन खरीद रहा है? सो ये पब्लिक की तरफ में जा रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 11% था दिसंबर 2023 में, मार्च 2024 के अंदर में ये 14% हो गया, जो पब्लिक के पास में और शिफ्ट हो गई है, और इस FPO के बाद में और शिफ्ट हो जाएगी। सो 48% जो प्रमोटर्स के पास में थी, अब वो 36% ही रह जाएगी इस FPO के बाद में। तो ये अगेन लगभग 12% से और कम हो जाएगी। सो पब्लिक के पास में जब शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो भारी होगा, स्टॉक भारी होगा, तो उसका ऊपर उठना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है ये इसी तरीके से बढ़ी है क्योंकि आनंद महिंद्रा ने शेयर्स जो हैं मतलब गवर्नमेंट को दिए थे, ताकि गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा कि गवर्नमेंट आप संभालो, हमारी तरफ से तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आनंद महिंद्रा बिरला जी संभाल रहे हैं, क्योंकि आइडिया और वोडाफोन के मर्ज होने के बाद में बिरला जी संभाल रहे थे, मंगलम बिरला। सो अब गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और गवर्नमेंट किस तरीके से चलाती है फ्यूचर में। सो ये इसके अंदर में दो जो चीज़ें वो नेगेटिव में काम कर रही हैं, 2-3 चीज़ें नेगेटिव में। एक तो इसका कंपनी के ऊपर कर्जा, दूसरा कंपनी के जो पब्लिक के पास में शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी वो एक दिक्कत है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है दोनों ही नीचे आने के चांसेस हैं। तीसरा, जो सेटिंग अप नए प्लांट्स लग रहे हैं उसका इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा कॉम्पिटिशन की वजह से। सो ये सारे फैक्टर्स कंपनी को नेगेटिवली इफेक्ट फ्यूचर में कर सकते हैं। सो ये 11 रुपये के ऊपर में भी अप्लाई करना मुझे तो किसी भी तरीके से दिख नहीं रहा, किसी भी एंगल से बेनिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं 11 रुपये में IPO के अंदर में अप्लाई कर देते हैं और 13 रुपये में बेच देंगे। तो क्या भरोसा, जब तक IPO लिस्ट होगा तब तक 13 रुपये ही प्राइस रहेगा, क्या पता 11 रुपये पहुँच जाए। बाकी आप किस्मत आजमा सकते हैं अपने तरीके से। अगर आपको लगता है वहाँ पर बेनिफिट है तो आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा उन 5-6 दिन के अंदर में प्राइस नीचे भी क्रैश हो सकता है। सो उस रिस्क को ध्यान में रख के चलना। बाकी कंपनी के अगर फ्यूचर के अंदर स्टॉक में प्राइस खरीदने का मौका मिलता है फ्यूचर में, तो मैं तो सोचूंगा कि 8 रुपये के आसपास से पहले इस कंपनी के स्टॉक को देखना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, राइट। तो ये 11 रुपये में खरीद के 13 रुपये में बेचने वाला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है रिस्क फ्री ट्रेड करना, इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिए, प्राइस क्रैश हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़।